हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 6 की, जिसका नाम है खेलों में परीक्षण और मापन। तो उस चैप्टर में आपको यही बता रखा है कि अलग अलग टेस्ट होते हैं, किस एज ग्रुप के लिए होते हैं, उनको मेजर कैसे करते हैं और वो टेस्ट बेसिकली है किस लिए। तो पूरा चैप्टर आपके रहने वाला है टेस्ट और मेजरमेंट के ऊपर। तो आपको काफी मजा आने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपके सामने, कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं, विद्यालय में फिटनेस टेस्ट। तो जब हम बात करते हैं विद्यालय में फिटनेस टेस्ट की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं साई की, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली आपको पता होगा खेलो इंडिया फिटनेस एक क्या है, एक प्रोग्राम आप कह सकते हो। इसके तहत बेसिकली क्या करा गया, साई ने विद्यालय में अलग अलग एज ग्रुप के छात्रों के लिए फिटनेस टेस्ट की जांच कराती है, ठीक है, या जांच की जाती है। तो विभिन्न आयु वर्ग जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दो एज ग्रुप है हमारे पास। क्या दो एज ग्रुप है? एक 5 से 8 वर्ष का, दूसरा जो एज ग्रुप है वो 9 से 18 साल का है। जब हम बात करते हैं 5 से 8 साल के बच्चे की, तो वो कौन सी क्लास में होगा? पहली से तीसरी क्लास में होगा। वही 9 से 18 साल के बच्चे की बात करते हैं, वो 4 से या 4th से 12th क्लास में वो रहता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर ना दोनों के लिए ही क्या अलग अलग टेस्ट यहाँ पर रख रखे हैं। तो पहले हम बात करेंगे इस एज ग्रुप की, क्या 5 से 8। 5 से 8 वर्ष का जो बच्चा है, इस एज ग्रुप की हम बात करने वाले, यानी क्लास 1st to 3rd। तो ये टेस्ट बेसिकली हम बात करते हैं जो कि कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए होता है। कह लो 5 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ये पहला एज ग्रुप है जो कि साई ने बांट रखा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बीएमआई टेस्ट की, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट की और प्लेट टैपिंग टेस्ट की। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कक्षा 4 से 12, यानी कि 9 to जो 9 से 18 साल का बच्चा है, समझ रहे हो। तो इसके अंदर ये सारे टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। बीएमआई टेस्ट इसमें भी पढ़ने वाले हैं। 50 मीटर गति परीक्षण, सीट एंड रीच टेस्ट, 60 मीटर रन, पुशअप्स एंड एब्डोमिनल आंशिक कर्ल-अप। तो ये टेस्ट रहने वाले हैं। तो पहले हम बेसिकली इन टेस्ट की बात हम करेंगे। चले आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमआई। बीएमआई का मतलब आपको पता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो बीएमआई एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें बेसिकली क्या करा जाता है, किसी व्यक्ति के भार का सही मापन किया जाता है। उसका वेट मापा जा रहा है। अब वेट मापने के लिए भी क्या चाहिए होती है? उसकी हाइट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? उसकी हाइट चाहिए होती है और उसका वेट चाहिए होता है। ध्यान रखना, इससे क्या उसका बीएमआई निकल जाता है। और जब बीएमआई हम निकालते हैं तो हम पता कर पाते हैं कि वो अल्प भार वाली कैटेगरी में है, वो सामान्य भार वाली कैटेगरी में है, वो अति भार वाली कैटेगरी में, यानी मोटापे की कैटेगरी में है। समझ रहे हो। अब ऐसे ही देखो, अगर मैं बात करूं मोटापे का शिकार कोई बंदा होगा तो वह ऐसा होगा, अगर कोई फिट होगा तो वह ऐसा होगा, और जिसको नॉर्मल हम कह रहे हैं, और कोई अल्प भार में होगा तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कुपोषित उसको हम कहेंगे। बट ये बच्चों के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जनरली बस आपको दिखाया है मैंने, ठीक है ना। लेकिन जो टेस्ट है बीएमआई यहाँ पर ये बच्चों के लिए बात हो रही है। आगे चले। ये फॉर्मूला होता है, अगर आप बीएमआई निकालना चाहते हो तो आपको भार किलोग्राम में लिखना होता है, और जो हाइट आप मेजर करते हो वो आपको चाहिए भाई मीटर के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, भार किलोग्राम में और ऊंचाई इंटू ऊंचाई, यानी कि आपको यहाँ पर हाइट का स्क्वायर लगाना होता है। तो ऐसे आपको जो आंसर निकल जाता है। ये एक टेबल है जहां पर आपको पता रहता है कि अगर आपका बीएमआई इससे कम आता है तो आप अल्प भार में हो, अगर आपका 18.5 से 24.9 तक आता है तो आप सामान्य भार की कैटेगरी में हो। ऐसे ही 20.5 से आपका 29.9 तक आता है तो आप अति भार में हो। ऐसे करके आपका 30 से फिर 34.9 तक जाता है तो आप मोटापा वर्ग 1 में आ जाते हो, जिसको हम बोलते हैं स्थूलतापूर्ण 1। ऐसे ही 35 से 39.9 तक जाते हो तो मोटापा वर्ग 2 आ जाता है। ऐसे अगर आपका 40 से क्या है ज्यादा है तो क्या भी मोटापा वर्ग आपका 3 में वो आ जाता है। समझ रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना, 11th क्लास की बात है, लेकिन आपको 12th में भी दे रखा है। तो बॉडी मास इंडेक्स मैंने आपको बता दिया है कि अंडरवेट ओबेसिटी के शिकार आप कब वगैरह होगे, और ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट की। तो जो ये टेस्ट होता है बेसिकली बैलेंस को मेजर करने के लिए होता है कि एक जो बच्चा है वो कितना बैलेंस बना पाता है। तो बैलेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि टेस्ट रखते हैं जहां पर एक ईंट की जरूरत हमको होती है। ईंट की जरूरत होती है, उस पर एक बच्चे को पैर पर खड़ा होना है, एक पैर पर खड़ा होना होता है, दूसरा पैर को उसको जो उसका ये कूला है वहां पर ऐसे ले जाना होता है और एक हाथ से पकड़ लेना होता है। जैसा आप इमेज में देख भी पा रहे हो, एक हाथ को ऐसे
आगे कर लेना होता है। ठीक है, अगर मैं करके दिखाऊं तो मैंने एक पैर आगे कर लिया और एक हाथ मैंने ऐसे आगे कर दिया, एक पैर मेरा नीचे लगा हुआ है, वहां पर बस ईंट पर खड़ा होना है मुझे, बस अंतर ये है। ठीक है, तो ईंट पर ऐसे खड़ा होगा, एक पैर अपने कूले तक ले जाएगा, उसके बाद उसको पकड़ लेगा और एक हाथ आगे कर लेगा। तो यहाँ पर उसको कब तक ये करना है, उसको कब तक खड़े रहना है, 60 सेकंड तक, यानी कि 1 मिनट तक उसको खड़े रहना है। और 60 सेकंड में जितनी बार वो गिरेगा वही उसका स्कोर होगा, कहने का मतलब। और जो सबसे ज्यादा कम अपना संतुलन बिगाड़ेगा वो टेस्ट उसका ज्यादा बेटर माना जाएगा, मतलब कि वो ज्यादा उसके अंदर संतुलन की क्षमता है। और ध्यान रखना एक और बात होती है, अगर वो पहले ही 30 सेकंड के अंदर, क्या अगर वो पहले ही 30 सेकंड के अंदर 15 बार अपना संतुलन खो देता है तो वो टेस्ट बंद भी कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, टाटा बाय बाय। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो अगर 30 सेकंड के अंदर वो 15 बार अपना संतुलन खो देता है तो वहीं पर क्या वो टेस्ट को खत्म कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं उस बच्चे के लिए। ठीक है, तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। आगे चले, अगला जो टेस्ट है वो है भाई प्लेट टैपिंग टेस्ट। तो ये बेसिकली क्या है, प्लेट टैपिंग टेस्ट जो होता है ना, बेसिकली एक बच्चे के कोऑर्डिनेशन को जानने के लिए, उसकी कोऑर्डिनेशन की क्षमता को जानने के लिए करा जाता है। ध्यान रखना, तो बच्चों के ऊपरी अंगों की गति के समन्वय की क्षमता, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन होता है, जितने भी ऊपर के अंग है उसमें वो किस प्रकार से समन्वय बना पा रहा है, कोऑर्डिनेशन कर पा रहा है ऊपर के आपसी अंगों के बीच में। फॉर एग्जांपल, अगर देखो इसमें ये बताया गया है, जैसे कि अब यहाँ पर हाथों का आप आंखों के साथ कैसे मेल मिलाप कर पा रहे हो, कोऑर्डिनेशन बना पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप देखो बैडमिंटन जब आप खेलते हो तो चिड़ी आपकी तरफ आती है, तो आंख ने आपकी चिड़ी देख ली, उसी प्रकार से आपका हाथ चलता है उसी डायरेक्शन में। तो ये आपकी आंखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है। तो जो ये टेस्ट है प्लेट टैपिंग टेस्ट, बेसिकली यही जानने की कोशिश करता है जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं उनके जो ऊपरी अंग है, ऊपरी अंगों की गति की समन्वय की क्षमता क्या है। तो इसको जांचने के लिए अपने पास है प्लेट टैपिंग टेस्ट। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हमें चाहिए क्या होता है, ध्यान रखना है, एक टेबल चाहिए होती है, 2 पीली डिस्क चाहिए होती है और एक आयताकार का कुछ ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है और एक स्टॉप वॉच चाहिए होती है। समझ रहे हो? देखो पीछे चलते हैं, देखो यहाँ पर ना एक डिस्क रखी हुई है, ध्यान रखना, जहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट है, इमेज दिख नहीं रही होगी बट कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं यहाँ पे रेड सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या रखी है, एक डिस्क रखी है, यहाँ पर एक डिस्क रखी है और बीच में एक रेक्टेंगुलर कुछ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। समझ रहे हो? तो ये हमें उपकरण चाहिए और एक स्टॉप वॉच चाहिए रोकने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 2 डिस्क हो गई, बीच में एक रेक्टेंगुलर हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, एक बच्चा यहाँ पर हाथ रख लेगा, उस हाथ को फिक्स कर लेगा। जो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर एक हाथ को फिक्स कर लेगा और लगातार ऐसे रखा हाथ, फिक्स कर दिया रेक्टेंगल पे, इस हाथ को बार बार ऐसे पूरा करता रहेगा। क्या करना है, ऐसे पूरा टच करता रहेगा बिना किसी गलती के। तो कितने चक्कर करने हैं यहाँ पर, टोटल 25 चक्कर करने हैं। 25 पूर्ण चक्कर, मतलब कि पूरे 25 चक्कर होना चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पर मेरा हाथ रखा है, मान लो यहाँ पर रेक्टेंगल मैंने हाथ रखा है, यहाँ पर एक डिस्क रखी है, यहाँ पर एक डिस्क रखी है, तो एक हाथ में यहाँ ले गया, फिर यहाँ रखा गया, तो ये एक चरण हो गया, एक साइकिल होगी। फिर मैं यहाँ पर रखा, फिर वापस आया, तो दूसरी साइकिल होगी। तो मतलब कि टोटल 25 साइकिल होंगी, 25 चक्र होंगे। लेकिन टैप्स कितने हुए, टोटल 50 टैप हुए। ध्यान रखना, क्योंकि टैप की बात करोगे तो एक टैप, दूसरा टैप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 50 हो जाएंगे। बाकी एक साइकिल जो होती है वो पूरी 2 से एक साइकिल बनेगी, मतलब यहाँ रखा फिर यहाँ रखा तो एक चक्र बनेगा। वैसे टैप्स आपके 50 हो जाएंगे। तो 25 पूर्ण चक्रों को करने में समय कितना लगा, सेकंड में, वही क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। जिसने जो है 25 चक्रों को कम समय में कर लिया वो ज्यादा बेटर, उसकी जो है समन्वय क्षमता मानी जाएगी ऊपरी अंगों के साथ। समझ रहे हो? यही क्या यहाँ पर प्लेट टैपिंग टेस्ट आपका हो जाता है। बता दिया है मैंने, आगे चलते हैं। अब देखो ये तो हो गया भाई कौन सा, जो आपके 8 वर्ष तक के बच्चे थे। अब हम बात करेंगे 9 से 18 साल के जो बच्चे हैं और जो क्लास उनकी 4 to 12 तक है। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। तो सबसे पहला वही आता है बीएमआई। तो बीएमआई के बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं भाई, सेम फॉर्मूला लगा के आप उसका बीएमआई निकाल सकते हो। बीएमआई बेसिकली जांचा जाता है कि उसके शरीर का भार कैसा है, ठीक है, उसके शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, मोटापा है, सामान्य भार है, अंडरवेट है, ठीक है, मोटापे का शिकार है, तो ये सब मापा जाता है। तो बीएमआई हम पीछे कर चुके हैं डिस्कस, तो वही बात यहाँ पर दोबारा आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टेस्ट की, जो कि अपना 50 मीटर गति परीक्षण। तो इसका पर्पस क्या है
जो 50 मीटर गति परीक्षण टेस्ट है, इसका पहला जो ये कह रहे जो पर्पस है वो क्या है, गति क्षमता मापना। क्या यहाँ पर हम उसकी स्पीड मेजर करना चाहते हैं कि उसकी गति की क्षमता कितनी है। समझ रहे हो, जैसे कि आप यहाँ देखो, अगर एक 50 मीटर का टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, 50 मीटर का टेस्ट हो रहा है, आपने जो एज ग्रुप है 9 से 18 साल का, तो यहाँ पर हम उसकी स्पीड मेजर करना चाह रहे हैं कि उसकी स्पीड की क्षमता कितने, वो कितनी गति कर सकता है, उसकी गति क्या है। समझ रहे हो, एक उपकरण क्या चाहिए यहाँ पर, एक स्टॉप वॉच चाहिए, एक ट्रैक चाहिए, कम से कम 60 मीटर की सपाट सतह होनी चाहिए। हमें कवर करना है 50 मीटर ही, ठीक है, लेकिन 60 मीटर की ही सपाट सतह हमें चाहिए कम से कम। अब प्रक्रिया क्या होती है भाई, एक पैर को दूसरे पैर के सामने रखते हुए एक स्टेबल स्थिति में आपको स्टार्ट करना है। जैसे आपको कमांड मिलती है वैसे आपको स्टार्ट कर देना है और दौड़ना है। समझ रहे हो, आपको जनरली क्या होता है, हम भाग रहे होते तो क्या करते हैं, एक पैर आगे रखते हैं, जैसे कमांड मिलती है हम भागते हैं। वो यहाँ पर लिखा है कि एक पैर को दूसरे के सामने रखते हुए आपको उस बिल्कुल स्थिर हो जाना है, स्टेबल हो जाना है, ठीक है, स्थिर स्थिति में बैठना है। जैसे कमांड मिलती है आपको स्टार्ट कर देना है। समझ रहे हो, अब स्कोर क्या होता है इसमें, आपका पहली बात ध्यान रखना है, स्कोर जो है सेकंड में मेजर करा जाता है। तो 50 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, ठीक है ना, 50 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में, 50 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है सेकंड्स में, उसको मेजर करा जाता है। जिसको कम समय लगेगा वो जीतेगा उसका टेस्ट, यहाँ पर वो ज्यादा, उसकी ज्यादा जो है गति की क्षमता मानी जाती है, ठीक है ना, उसकी गति की क्षमता जो है ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि टेस्ट क्या करता है, क्षमता ही, गति क्षमता ही मापता है। समझ रहे हो, जिसको कम समय लगेगा वो ज्यादा उसकी अच्छी एबिलिटी मानी जाएगी स्पीड के अंदर। जो अगला टेस्ट है वो है 600 मीटर दौड़, ठीक है, 600 मीटर पैदल चाल भी कह देते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसी दौड़ है, या इसमें आप जो 600 मीटर कवर कर रहे हो, इसमें जो 600 मीटर आप कवर कर रहे हो, या आप पैदल चलकर भी कर सकते हो। अगर वो जो टेस्ट में भागीदार बन रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं परीक्षार्थी बोलते हैं, ठीक है जिसको, तो अगर वो चाहे तो पैदल भी चल के कवर कर सकता है 600 मीटर की दौड़ को। समझ रहे हो, अब यहाँ पर इसका पर्पस क्या है, पर्पस इसका ये है कि इसकी एरोबिक पुष्टता मापन करना होता है। मतलब कि जो जो इस टेस्ट में भागीदार होता है उसकी एरोबिक पुष्टता क्षमता क्या है वो मेजर करा जाता है। एरोबिक पुष्टता का मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि आप जब थक भी गए हो, है ना, तो आपकी जो आपका जो हार्ट है, आपके जो लंग्स है, वो कितनी तेजी से आपको ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। आपने देखा है ना, आप बहुत लंबा भागते हो या कहीं दूर तक चल लेते हो तो आपकी सांसें फूलने लग जाती है। क्यों, क्योंकि आपकी एनर्जी खत्म हो रही है, क्योंकि आपका जो हार्ट है, आपके जो फेफड़े आपको उतना ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, उतना ऑक्सीजन आपको नहीं दे पा रहे, क्योंकि उसको पता नहीं होता ना कि आपको इतनी एनर्जी की जरूरत है उस पर्टिकुलर अंग को, लेकिन आप उसको यूज करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो आपको वहां पर एनर्जी की सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है। अब जो ज्यादा जल्दी 600 मीटर की दौड़ कर पाएगा तो उसका मतलब क्या है, उसकी एरोबिक क्षमता बहुत अच्छी है, उसकी एरोबिक क्षमता बहुत अच्छी है। समझ रहे हो, तो यही मेजर करने के लिए जो है ये करा जाता है। यहाँ पर हमें क्या क्या उपकरण चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए, एक मापने वाला टेप चाहिए, ठीक है, जिससे हम मेजर कर सकें भाई डिस्टेंस को, एक ट्रैक चाहिए, हमें एक ट्रैक चाहिए जहाँ पे बंदा दौड़ेगा। तो प्रक्रिया वही होती है भाई कि बंदा दौड़ेगा, या मन कर तो पैदल भी चल सकता है ना, अगर प्रतिभागी का मन है तो वो चल भी सकता है, और प्रतिभागी की इच्छा है वो जितना तेज चलना चाहता है वो चल सकता है 600 मीटर दौड़ को कवर करने के लिए। और प्रतिभागी जो स्टार्ट लाइन के पीछे और संकेत यानी रेडी स्टार्ट मिलने पर दौड़ शुरू करता है, ठीक है ना, स्टार्ट लाइन के पीछे खड़ा रहेगा और जैसे कमांड मिलेगी देन वो स्टार्ट करेगा, और 600 मीटर की फिनिश लाइन पार करने के बाद वो रुक जाता है। स्कोरिंग क्या होगी, सेकंड में या मिनट में आप जो है, जिसको 600 मीटर की दूरी अपने पास, तो 600 मीटर की दूरी करने में समय कितना लग रहा है, सेकंड्स में मिनट में मेजर कर सकते हो। वही मैंने बोला कि जो जितनी जल्दी कवर कर लेगा वो उसका स्कोर माना जाएगा अच्छा, या उसकी एरोबिक क्षमता मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो थका नहीं, अब थका क्यों नहीं, क्योंकि उसकी एरोबिक क्षमता, एरोबिक पुष्टता बहुत ज्यादा है, उसकी उसको जो एनर्जी की रीगेन है वो बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसकी जो लंग्स हो गए, जो हार्ट हो गए, वो जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये समझ आ गया। आगे चलें, अब जो अगला टेस्ट है वो है सीट एंड रीच लचक परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं सीट एंड रीच टेस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना है तो इंग्लिश में। तो सीट एंड रीच लचक परीक्षण का पर्पस क्या होता है, बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी,
को मेजर करना होता है कि भाई कितनी लचक है आपके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है। उपकरण की बात करो तो सीट एंड रीच बॉक्स चाहिए होता है कुछ इस प्रकार का, जो आप देख रहे हो व्हाइट कलर का है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, सीट एंड रीच बॉक्स बोलते हैं। जिसमें क्या स्केल भी हो, जिसमें मापने का, अभी अब समझ आ जाएगा आपको मापने के स्केल की बात क्यों कर रहा हूँ मैं। तो बस ध्यान रखना है, सीट एंड रीच का बॉक्स चाहिए जिसमें क्या मापने का स्केल भी हो, मतलब कि सीधी बात करूँ स्केल होना चाहिए, सीधी बात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रोसीजर क्या है, देखो प्रोसीजर ये है कि आपको पहले सीधा बैठ जाना है, मेरी बात ध्यान सुनना। सीधा बैठ जाना है आपको, सबसे पहले सीधा बैठने के बाद जो सीट एंड रिच बॉक्स है आपको सीधे पैर यहाँ पे टच कर देने हैं इस प्रकार से। उसके बाद आपको अपनी गर्दन सीधी रखते हुए अपने शरीर को ऐसे मोड़ना है आगे की साइड, और हाथ बिल्कुल सीधे रखे रहना है, ठीक है, मोड़ने नहीं है, ऐसे नहीं मोड़ सकते आप, सीधे रखोगे और आपको टच करना है सीट एंड रीच बॉक्स पर इस प्रकार से। अब यहाँ पर लगा होता है स्केल, यहाँ पर लगा होता है मापन का स्केल, तो यहाँ पर जितना दूरी तक वो उसका हाथ पहुंचेगा, जितना दूरी तक उसका हाथ पहुंचेगा वो मेजर कर लिया जाएगा वो कितनी दूरी तक पहुंचा है, उस स्केल पर वो कहाँ तक पहुंचा है। समझ रहे हो भाई। और झटके वगैरह नहीं दे सकते हैं, पहली बार में जो आएगा यहाँ पर उसका हाथ वही मेजर कर लिया जाता है। यहाँ पर यही लिखा है कि फर्श पर बैठ जाओ, दोनों पैरों को सीधे रखें, पैरों को जो है बॉक्स पर सपाट रखें, ठीक है ना। तो पैरों को बॉक्स पर सपाट रखने हैं बिल्कुल, मोड़ने वगैरह कुछ नहीं है। और दोनों घुटनों को ब्लॉक के फर्श पर सपाट रखें, जो घुटने हैं उसको बिल्कुल जो फर्श है उस पर सपाट रखने, बिल्कुल उठाने नहीं है ऐसे घुटने, और बता चुका हूँ, ठीक है। और जो हाथ है वो एक दूसरे के ऊपर रखकर जितना झुक सके वो झुकना है, जो हाथ है वो एक दूसरे के ऊपर रखे। देखो अब यहाँ पर ना आपको हाथ तो ये ऐसे दिखा रहे हैं बट कोई बात नहीं, लेकिन जो टेस्ट आपका होता है वो कैसा होता है, आपको ऐसे हाथ रखना होता है, जितना आप आगे तक जा सकते हो ऐसे करके वहां पर उसको मेजर करा जाता है। तो जितना आप आगे तक ले जा सकते हो पहली बार में उसको ले जाओ, झटके नहीं देने हैं आपको। तो 1-2 सेकंड तक की जो स्थिति होती है ना उसको होल्ड करें, मतलब जहां पर आप पहुंच गए वहां पर आपको 1 से 2 सेकंड या मान लो 3 सेकंड तक रुकना है। वही आपका यहाँ पर मेजर कर लिया जाता है सेंटीमीटर के अंदर, जो जितना ज्यादा दूरी तक जा पाएगा सेंटीमीटर में वो उसका स्कोर हो जाता है। समझ रहे हो। और झटकेदार हरकत बिल्कुल भी ना हो, मैं बता चुका हूँ ये। आगे चलें, जो अगला टेस्ट है आपका वो है एब्डोमिनल आंशिक करलब। क्या, एब्डोमिनल आंशिक करलब। देखो एब्डोमिनल आंशिक करलब कुछ इस प्रकार से होता है, बंदा पहले लेट जाता है, ठीक है, अभी दिखाऊंगा आपको आगे, वीडियो फॉर्मेट में दिखा दूंगा। एक चटाई पर लेट जाता है, ठीक है, मैट कह लो, उस पर लेट जाता है सीधा, फिर ऐसे हाथ रख के वो बार बार अपने पेट के बल से, क्या, अपने पेट के बल से उठने की कोशिश करता है इस प्रकार से। उठता देखो इस प्रकार से, फिर वापस नीचे जाएगा, उठेगा, और हाथ ऐसे रहेंगे, ठीक है, उठेगा नीचे जाएगा। तो होता किस लिए ये, शक्ति और सहन क्षमता मापने के लिए। कहाँ की, उदर की, उधर नहीं है ये, उदर 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 की शक्ति और सहन क्षमता को मेजर करने के लिए बेसिकली एब्डोमिनल आंशिक करलब होता है। उदर मतलब कि आपका ये वाला हिस्सा, उदर मतलब कि आपकी ये वाला हिस्सा जो है इसकी जो है आपकी शक्ति और सहन क्षमता मापी जाती है। उपकरण क्या चाहिए, एक जिम मैट चाहिए जो गद्देदार भी चल सकता है, और एक स्टॉप वॉच हमें चाहिए होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर एब्डोमिनल आंशिक करलब कैसे कर जाता है, मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो देखो ध्यान से, ठीक है, इस प्रकार से जो एब्डोमिनल आंशिक करलब करा जाता है। नीचे चटाई पर आप बैठ गए, आपने घुटने थोड़ा ऐसे कर लिए, और हाथ आपके जो है, हाथ जो आपके ऐसे रहेंगे, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो आपको ऐसे उठना है, और यहाँ पर आपका जो है इससे पता चलता है आप कितना देर तक कर पाओगे वो देखना जाता है। यहाँ पर आपकी इससे आपकी यहाँ की शक्ति जो है पता चलती है। समझ रहे हो। प्रोसीजर बता चुका हूँ। स्कोरिंग क्या होती है कि करलब की कुल संख्या रिकॉर्ड करें। क्या, करलब की कुल संख्या रिकॉर्ड करें, ठीक है, कितने टाइम तक, 30 सेकंड तक आंशिक करलब करते रहें और फिर रुक जाए। तो 30 सेकंड तक करना है। अब 30 सेकंड तक आप कितने आंशिक करलब कर पा रहे हो दिखा दिया मैंने, उस प्रकार से आंशिक करलब होता है, वही क्या हो जाएगा, उसका स्कोर हो जाएगा। ध्यान रखना है, और बिल्कुल ऐसे रखना है आपको, यही बोला गया है कि बाहों की गति से करलब करें, ठीक है ना, और बाहों को समान स्थिति में रखते हुए धड़ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। धड़ क्या होता है आपका, धड़ क्या होता है, ये वाला पूरा हिस्सा धड़ होता है, तो धड़ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं फिर नीचे ले जाएं।
समझ रहे हो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ध्यान रखना है। अब आ जाओ, अगला जो टेस्ट है वो है भाई पुशअप्स। अब देखो पुशअप्स ना एक लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग है, ध्यान रखना है, क्या लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग है। तो पुशअप्स में पहले लड़कों के लिए बात करते हैं। तो देखो पर्पस क्या है बेसिकली, शक्ति, सहन क्षमता और धड़ की स्थिरता कितनी है, क्या धड़ की धड़ मतलब देखो यही हिस्सा हो गया, धड़ मतलब यही वाला हिस्सा, ध्यान रखना है। तो शक्ति कितनी है, सहन क्षमता मापने के लिए, और धड़ की स्थिरता कि आप इसको कितना स्थिर रख सकते हो, कब तक पुशअप्स करते वक्त आप इसको सीधा रख सकते हो, ठीक है, स्थिरता कहते हैं इसको। इसके लिए आपके पास इक्विपमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए, जिम मैट चाहिए, समझ रहे हो। आगे चलें, देखो इस प्रकार से पुशअप्स करे जाते हैं, ठीक है, अधिकतर तो पता होगा आपको। तो आपको एक मैट पर जो है इस प्रकार से पोजीशन बनानी है, सबसे पहले बना रहे हो भाई, देखो इस प्रकार से पोजीशन आपको बनानी है, ठीक है। मैं आगे प्रक्रिया दिखा दूंगा। इस प्रकार से आपका टांग रहना चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए, और हाथ आपका ऐसा रहना चाहिए। पुशअप्स करोगे कैसे, इस प्रकार से करोगे, पूरा नीचे तक आपको बैठना है, और यहाँ पर आपका 90 का एंगल बनना चाहिए, क्या 90 का एंगल यहाँ पर आपका बनना चाहिए। अगर आप नहीं बन रहा है तो आप गलत पुशअप्स कर रहे हो, ठीक है ना। करोगे तो यहाँ पर आपका 90 का एंगल बनता है, देखो। तो प्रोसीजर क्या है भाई, हाथों और पैरों के पंजों को फर्श से छूते हुए मानक पुशअप स्थिति ले लें। तो हाथों और पैरों को, हाथ के पंजे और पैरों के पंजे, देखो भाई पीछे देखा ना, तो ये भाई पैरों के पंजे और ये हाथ के पंजों को लेकर जो मानक स्थिति होती है पुशअप्स की वो ले लो, ये मानक स्थिति होती दिखा दिया है ना। और शरीर और पैरों को बिल्कुल सीधे रेखा में रखना है, और पैरों को थोड़ा अलग रख सकते हो, जैसे कि पीछे देख भी रखा है आपने। 2 मिनट, जो पैर है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये साइड व्यू दिख रहा है ना, ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा पैरों में गैप आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिपकाने नहीं है पैर। और ठीक है भाई, ये बता चुका हूँ। और कोहनी पर जो 90 डिग्री का कोण होने तक शरीर को नीचे करें। जब तक कोहनी पर आपका 90, कोहनी तो ये है, और जब तक आपका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ना बन जाए, जब तक का क्या करना है, आपको शरीर को नीचे करना है। और 90 का कोण बनता ही फिर मतलब वो पूरा एक पुशअप्स हो जाता है, फिर आपको उसको पूरा वापस जो नॉर्मल स्थिति है आपकी वहां पर आपको आ जाना है, मैंने आपको दिखाया था। तब तक आपको पुशअप करना है, मतलब नीचे ले जाना है शरीर को, जब तक जो है आपका यहाँ पर कोहनी के साथ 90 का एंगल ना बन जाए, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। देखो ये 90 का एंगल होता है, अगर यहाँ से हम देखें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। तो 90 डिग्री का बता दिया, और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, और परीक्षण थकावट की स्थिति तक जारी रहता है कि भाई थकता बंदा कब तक है। और सही ढंग से पूरे ये पुशअप की संख्या रिकॉर्ड करनी होती है बस, कि सही ढंग से कितने पुशअप्स किए गए हैं वो बच्चे की जो है वो जान लिया जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। 90 एंगल बनना चाहिए जब तक नीचे जाना है, तो सही पुशअप्स कितने करे हैं वो मेजर कर लिया जाता है यहाँ पर। अब आ जाओ, पुशअप्स की बात करेंगे, लेकिन वो लड़कियों के लिए बात होगी, जिसको हम बोलते हैं संशोधित पुशअप्स, मतलब कि लड़कियों के लिए पुशअप्स को थोड़ा बदल दिया है, ध्यान रखना है। तो पर्पस वही होगा भाई जो लड़कों के लिए था, इक्विपमेंट वही, जिम मैट चाहिए, बस देखो अब करते कैसे हैं। जो लड़कियों के लिए पुशअप्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। हम क्या कर रहे थे, मतलब हम हाथों के पंजे पैरों के पंजे रख रहे थे। अब यहाँ पर जो है जमीन पर ये घुटने भी टिका सकते हैं, इनके लिए छूट होती है, ये घुटने भी टिका सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। देखो कुछ इस प्रकार से जो है ये करा जाता है लड़कियों में पुशअप्स, हाथ के पंजे टिका लिए और घुटने जमीन पर टिका लिए, मतलब मैट पर टिका लिए। उसके बाद वही 90 का एंगल आप यहाँ पर बना रहे होते हो कोहनी पर, इस प्रकार से आपको बैठना होता है और फिर वापस इस स्थिति में आ जाना होता है। तो हाथों को, घुटनों को, ठीक है, और पैर के पंजों को फर्श पर छूते हुए मानक पुशअप की स्थिति ले लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले मतलब कि आपको ऐसे लेना है, ठीक है, मतलब कि आप नॉर्मल स्थिति क्या होती है, देखो अब बोलोगे भाई यहाँ तो पैर, आपका पैर के पंजे टच हो ही नहीं रहे और यहाँ पर पैर के पंजे लिखे हुए हैं, तो वो इसलिए लिखे हुए हैं ना, मानक पुशअप की स्थिति क्या है, ये वाली है। पहली स्थिति ये लेनी है लड़कियों को भी, मानक पुशअप की स्थिति ले ली, उसके बाद क्या करेंगे, वो घुटने को यहाँ पर टच करेंगे, फिर ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, समझ रहे हो, ध्यान आपको रखना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है। तो वही लिखा है। और उसके बाद शरीर और पैरों को एक सीधी रेखा में रखे और पैरों को थोड़ा अलग रखे, कंधे की चौड़ाई में खुली भुजाएं रखे, मतलब कि जो कंधे हैं वो थोड़ा आपके चौड़े रहने चाहिए, ऐसे नहीं करना है आपको, थोड़ा चौड़ाई में रखने हैं, और जो कि शरीर के बिल्कुल पैरेलल हो,
और कोहनी पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, और फिर आपको शरीर को नीचे ले जाना है, ऊपर ले जाना है। 90 डिग्री का कोण बनते ही वो बन गया, फिर ऊपर आपको शरीर को ले जाना है फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं लिखना, घुटने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये आपका तरीका होता है करने का, ध्यान रखना है। आगे चलूं, और स्कोरिंग वही है, सही ढंग से जो पुशअप्स किए गए हैं। अब जो अगला टेस्ट है वो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। क्या? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। कैसे करा जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट? देखो, ये हार्वर्ड टेस्ट स्टेप होता क्यों है? तो बेसिकली आपके जो हृदय है ना, हृदय, ठीक है, और जो फेफड़े हैं, उनके मांसपेशियों की एबिलिटी को जांचने के लिए करा जाता है कि भाई आपका जो हृदय है, यानी हार्ट है, और जो आपके फेफड़े हैं, उनकी मांसपेशियों की क्षमता क्या है। अब देखो भाई, हार्ट की और मांसपेशियों की क्षमता बहुत जरूरी होती है। अभी मैंने पीछे आपको बताया, कहीं आप भाग रहे हो, कुछ खेल रहे हो, तो वहां पर आपकी एरोबिक क्षमता देखी जाती है, और एरोबिक क्षमता आपकी डिसाइड होती है फेफड़े और हृदय से। ध्यान रखना, तो फेफड़े को गलाना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो उद्देश्य की बात करो, उद्देश्य क्या है? तो हृदय और फेफड़ों की मांसपेशियों के काम करने की क्षमता को मापना, वही बात है। और काम करने के बाद फिर से शक्ति कितनी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पुनः शक्ति प्राप्ति की दर। कितनी जल्दी थकने के बाद कितनी जल्दी शक्ति प्राप्त हो सकती है, एनर्जी प्राप्त हो सकती है। क्योंकि एनर्जी आपको पता है, एनर्जी कैसे मिलती है हमें? उस पार्ट जो शरीर शरीर का वो अंग जो थक चुका है, वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाकर उसको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से? जब आप ऑक्सीजन लोगे और उसको बॉडी तक पहुंचाओगे, कैसे? वो जाती है रक्त के थ्रू। जो आपके बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन जा रहा है वो जाता है ब्लड के थ्रू। और ब्लड कैसे जाएगा? जब हार्ट पंप करेगा। तो दोनों का ही यहाँ पर कार्य क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तो तभी क्या है, पुनः शक्ति प्राप्ति जल्दी आपको होगी। तो यही तो मेजर करा जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में। तो अब यहाँ पर कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, जिसको उपकरण बोलते हैं? तो एक बेंच चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो, और एक स्टॉप वॉच चाहिए। बोलोगे यहाँ तो बहुत सारे बेंच है ना, तो बेंच चाहिए, कहने का मतलब ये है। प्रक्रिया क्या है? तो देखो, ध्यान सुनना, प्रोसीजर। सबसे पहले व्यक्ति की रेस्टिंग पल्स रेट यहाँ पर मेजर कर ली जाती है, मतलब कि जब वो अब यहाँ पर ये ध्यान रखो कि बंदा यहाँ पर बेंच रखे हो, यहाँ पर से नॉर्मली खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये बंदा नॉर्मली खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसकी पल्स रेट मेजर कर लेंगे, इसकी पल्स रेट क्या है। तो इसने एक्टिविटी करने से पहले ही, ये टेस्ट करने से पहले जो उसकी पल्स रेट है उसको मेजर कर लिया, ठीक है, कर लिया। फिर व्यक्ति क्या करता है, बेंच के सामने खड़ा हो जाता है कुछ इस प्रकार से, और जो परीक्षक है, जो टेस्ट करवा रहा है, वो गो कहते ही, जैसे वो गो कहेगा, उसके गो कहते ही व्यक्ति क्या है, 30 कदम प्रति मिनट, क्या ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 30 कदम प्रति मिनट के रफ्तार से बेंच के ऊपर और नीचे चढ़ता हुआ उतरता है। यहाँ पर आपको दिखा रखा है, आप एक बेंच भी कर सकते हो। 30 कदम प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 30 कदम करता है वो। तो क्या करता है भाई, वो उस पर चढ़ता है, उतरता है, उतरता है और चढ़ता है। उतरता चढ़ता किस प्रकार से है भाई वो? आगे देखो, उतरता चढ़ता कैसे है। पहली बात, ये क्रिया है, ये 5 मिनट तक लगातार करनी होती है, और 150 कदम जो है 5 मिनट में लेने होते हैं। सीधी सी बात है भाई, 150 कदम लोगे। और कदमों की ताल जो है 4 की गिनती, अभी बता रहा था ना कैसे करते हैं। तो कदमों की जो गिनती है वो 4 की, जो कदमों की ताल है वो 4 की गिनती में करी जाती है, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे। तो जैसे कि देखो, पहली गिनती पर क्या होगा, पहली गिनती पर एक पैर बेंच के ऊपर रहेगा। पहली गिनती बोली, ये ताल बनेगा एक, ठीक है, ताल मतलब यहाँ पे मिस मैनेजमेंट नहीं होगा, ताल के साथ ये टेस्ट होगा। तो पहली गिनती पर क्या होगा, एक पैर बेंच के ऊपर रहेगा। जैसे दूसरी गिनती बोलेंगे, दूसरा पैर भी बेंच के ऊपर आ जाएगा। फिर तीसरी गिनती बोलेंगे, पहला पैर जमीन पर आ जाएगा। फिर चौथी गिनती बोलेंगे, उसके बाद जो दूसरा पैर है वो भी जमीन पर आ जाएगा। यानी कि पहला पैर ऊपर रखा, पहली गिनती पर ये रखा हुआ है, फिर दूसरा पैर भी रख दिया, फिर तीसरी गिनती बोली, पहला पैर वापस जमीन पे, चौथा बोला, चौथी गिनती बोली, फिर दूसरा पैर भी जमीन पर। इस प्रकार से जो है ये करा जाता है। पहली गिनती बोली, एक पैर जमीन पर, ओ सॉरी, डेस्क पर। दूसरी गिनती बोली, दूसरा पैर भी जमीन पर। तीसरी गिनती बोली, पहला पैर जमीन पर, और चौथी गिनती बोली, वो भी जमीन पर आ गया। तो इस प्रकार से जो है ये करा जाता है, क्या?
टेस्ट करा जाता है। और यहाँ पर एक बेंच की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर दिखा रखा है, क्योंकि इसलिए दिखा रखा है ताकि आपको टेस्ट समझ आ जाए। यहाँ पर बेंच एक ही है, समझ रहे हो भाई? ऐसा आपके क्या होता है, प्रोसेस हो जाता है। अब ना इसको मेजर करने का भी तरीका होता है, फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या होता है पहले आप ये देख लो। फॉर्मूला आपका ये होता है, सेकंडों में जो परीक्षण की अवधि है वो, कि सेकंड्स में जो मतलब कि ये टेस्ट की जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड कर दोगे आप किससे, 5.5 इंटू में धड़कनों की संख्या यानी पल्स रेट 1 से 1.5 मिनट में व्यायाम के बाद। यानी कि व्यायाम के बाद जब आपने पूरा टेस्ट कर लिया उसके बाद आपकी धड़कनों की, क्योंकि देखो पहले हमने क्या करा था, पल्स रेट मेजर कर ली थी। अब वो जो एक्टिविटी करने के बाद जो आपकी परीक्षण पल्स रेट आएगी उसको यहाँ पर आपको लिखना होता है, ध्यान रखना है, जो कि आपकी 1 से 1.5 मिनट में, अभी बताऊंगा 1 से 1.5 मिनट यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं। तो 1 से 1.5 मिनट में जो भी आपकी धड़कनों की संख्या है उसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये फॉर्मूला पुट कर दोगे, तो ऐसे आपको जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि आपके यहाँ पर जो है हृदय और फेफड़े की क्षमता जो है आपके यहाँ पर निकल जाएगी। यहाँ तक समझ आया? तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, व्यक्ति को अपने शरीर को सीधा रखना होता है। सीधी सी बात है, हमने खुद देखा कि बंदे ने यहाँ पर अपना जो पूरा शरीर है वो सीधा ही रखा हुआ था, ठीक है, झुका हुआ नहीं था। देख लो यहाँ भी बिल्कुल सीधा है शरीर, सीधा है शरीर, यहाँ भी बिल्कुल शरीर सीधा, यहाँ भी शरीर बिल्कुल सीधा ही है, समझ रहे हो? और आगे चले, और वे किसी भी पैर का इस्तेमाल पहले या बाद में कर सकता है, वो कोई नीड नहीं है भाई, ये नहीं सीधा ही पैर पहले आगे करेगा, उसकी मर्जी है, वो लेफ्ट पहले कर सकता है या राइट पहले आगे कर सकता है। जैसे व्यक्ति इस क्रिया को पूरी करता है और बेंच पर बैठ जाता है, फिर ठीक 1 मिनट के बाद व्यक्ति की पल्स रेट काउंट की जाती है, जो कि 1 से 1.5 मिनट तक। जैसी क्रिया पूरी हो गई उसके 1 मिनट, वो डेस्क पर बैठ गया, बेंच पर बैठ गया, उसके 1 मिनट के बाद जब व्यक्ति की पल्स रेट जांच कर चेक करी जाती है, वो भी 1 से 1.5 मिनट तक। वो जितनी आएगी उस फॉर्मूले पुट करोगे, ध्यान रखना आंसर आपका आ जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं अगले टेस्ट की, जो कि है रिकली और जोन्स टेस्ट, जो कि बेसिकली किस लिए होता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है, समझ रहे हो? तो रिकली और जोन्स ने इस टेस्ट को डेवलप करा था, या कह लो उसका आविष्कार करा था 2001 में। 2001 में रिकली और जोन्स ने एक ऐसी परीक्षण विधि निकाली जो कि किसके लिए थी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी। अब वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन, अब तो सीनियर सिटीजन क्या होता है, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर उनकी अलग अलग क्षमता देखी जाती है। अब चाहे वो कुछ कहीं बस पे चढ़ रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, है ना, तो यहाँ पर उनके अलग अलग क्षमता देखी जाती है। तो इसी क्षमता को मेजर करने के लिए यहाँ पर रिकली और जोन्स ने कुछ टेस्ट यहाँ पर बताए हैं, जो कि कितने टेस्ट हैं, टोटल 6 टेस्ट है। ध्यान से सुनना है बातों को, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो 6 टेस्ट कौन कौन से, चेयर स्टैंड टेस्ट है, आर्म कर्ल टेस्ट है, चेयर सीट एंड रीच टेस्ट है, बैक स्क्रैच टेस्ट है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है, 6 मिनट्स 6 मिनट्स वॉकिंग टेस्ट है। तो ये 6 टेस्ट आपके रहने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेयर स्टैंड टेस्ट की। चेयर स्टैंड टेस्ट दिखता कैसा है, पहले आप वो देखो। चेयर स्टैंड टेस्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है, पहले आप इतना ही देख लो बस, ठीक है। चेयर स्टैंड टेस्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब वापिस आते हैं, तो ये करा क्यों जाता है, ये करा क्यों जाता है, शरीर के निचले भाग की स्ट्रेंथ को मापने के लिए या शक्ति को मापने के लिए, कि आपका शरीर का जो निचला हिस्सा है, इस चेस्ट के जो आपका जो फेफड़े हैं, उस फेफड़े का जो नीचे वाला हिस्सा है पूरा, नीचे वाले भाग की, क्योंकि आप कुर्सी पर खड़े हो रहे हो, फिर बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, तो वहां पर आपके नीचे वाले हिस्से की जो है शक्ति देखी जाती है। तो इसको मापने के लिए ये करा जाता है। उपकरण क्या चाहिए, एक सीधी बैक वाली कुर्सी चाहिए। कुर्सी होती है ना जिसके पीछे से ऐसे कर्व बना होता है, वैसे वाली कुर्सी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक सीधी बैक वाली कुर्सी। क्या चाहिए, एक सीधी बैक वाली कुर्सी हमें यहाँ पर चाहिए। ऐसे कुछ, मैं तो कुर्सी बनानी भी नहीं आती भाई, कुछ इस प्रकार की कुर्सी चाहिए जिसकी बैक क्या हो, बिल्कुल सीधी हो, ये वाली, ध्यान रखना है, समझ रहे हो? और लगभग कितनी ऊंची होनी चाहिए, 44 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। एमसीक्यू वगैरह में बहुत माइनर सी चीज है, लेकिन पूछ ली जाती है। प्रोसीजर देखो, जो जो परीक्षार्थी जो टेस्ट दे रहा है वो कुर्सी पर सीधे बैठेगा कुछ इस प्रकार से, कुर्सी पर सीधे बैठ, अभी ये हाथ क्रॉस कर रहा है, उसको 2 मिनट भूल जाओ। सबसे पहले वो क्या करेगा, कुर्सी सीधी बैक वाली है, और एक और बात ध्यान रखनी है, इसके यहाँ पर वो नहीं होनी चाहिए जो हाथ रखने के होते हैं ना, बंदा हाथ रख लेता है कुर्सी पर, वो नहीं होने चाहिए, सीधी बस कुर्सी चाहिए बैक वाली।
पीछे 44 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। तो सीधा बैठ गया कमर लगा के अपनी। उसके बाद क्या करेगा, वो हाथ को ऐसे, बैठने के बाद ऐसे हाथ को क्रॉस कर लेगा। तो हाथों को छाती पर क्या क्रॉस की स्थिति में रखता है, कुछ इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है। उसके बाद संकेत मिलते ही, जैसे ही कमांड मिलती है, संकेत मिलते ही परीक्षार्थी जो है बिना हाथों का सहारा लिए, क्योंकि हाथों का सहारा वो नहीं लेगा, ऐसे रखेगा, बिना हाथों का सहारा लिए वो उठता है और बैठता है, उठता है और बैठता है। और ये प्रक्रिया 30 सेकंड तक चलती है। ठीक है ना, ये ऐसे हाथ रखा है, उठता है, बैठता है, तो कुर्सी पीछे रखी हुई है, उठता है और बैठता है, उठता है, बैठता है, 30 सेकंड तक जारी रहती है। और इस अवधि में जितनी बार परीक्षार्थी पूरी तरह उठकर फिर बैठता है, वही उसका स्कोर होता है। तो वो कितनी बार पूरी तरीके उठा और बैठा, वही क्या होता है, उसका स्कोर होता है। ये ध्यान रख लेना है आपको। नेक्स्ट टेस्ट की बात करूं, जो कि है आर्म कर्ल टेस्ट। क्या है आर्म कर्ल टेस्ट, किस प्रकार से होता है, ये होता है, देखो आर्म मतलब क्या होता है, ये होता है, मतलब ये वाला हिस्सा होता है। तो आर्म कर्ल टेस्ट कुछ इस प्रकार का करा जाता है, वुमेन और मैन दोनों के लिए होता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ठीक है, जवानों के लिए नहीं। तो यहाँ पर कुछ एक डंबल टाइप सा होता है, ठीक है, अलग अलग वजन का होता है, वुमेन के लिए अलग वजन का होता है और मैन के लिए अलग वजन का होता है, वो बताऊंगा मैं आपको। बस आपको ध्यान रखना है, सबको क्या करना होता है, डंबल उठाना होता है और आपको ऐसी पोजीशन में करना होता है। ठीक है, तो देखो भाई उद्देश्य क्या है। आर्म कर्ल टेस्ट जो बेसिकली होता है, वो शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति मापने के लिए होता है, शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति। देखो वो पीछे जो बताया मैंने, वो निचले भाग की शक्ति के लिए था, और शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति के लिए भाई आर्म कर्ल टेस्ट है अपने पास, शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति मापने के लिए, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर इक्विपमेंट क्या चाहिए, उपकरण क्या चाहिए। अगर महिला इसको कर रही है भाई, तो 5 पाउंड का भार वाला डंबल चाहिए, या भार चाहिए, कुछ भी उठा सकते हैं, डंबल ही चाहिए। और अगर पुरुष है, उसको 8 पाउंड का भार चाहिए, मतलब वो उसके लिए 8 पाउंड का भार होना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे भी 5 और 8 का डिफरेंस आ गया, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बिना बाहों वाली कुर्सी होनी चाहिए, बाहों मतलब वो वाली बाहों नहीं, ध्यान रखना है। तो बाहों वाली कुर्सी का मतलब क्या है, कि बगल में वो नहीं होनी चाहिए उसके जो हाथ रखने वाले, और एक विराम घड़ी चाहिए, ठीक है ना। बता दिया, 5 पाउंड का महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 8 पाउंड का, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, ध्यान रखना। समझ आ गया। और प्रक्रिया की बात करूं तो बता चुका हूं वैसे। सबसे पहले क्या करना, जो प्रतिभागी है, जो परीक्षार्थी है, वो कुर्सी पर बैठ जाता है, बैठ गया भाई, और अपने मजबूत हाथ से, जोन सा उसको लग रहा है कि भाई मजबूत हाथ है, मान लो उसको लग रहा है मेरा लेफ्ट हैंड ज्यादा, हाथ ज्यादा मजबूत है, तो वो उससे उठाएगा उस भार को। उसको लग रहा है सीधा हाथ मजबूत ज्यादा, तो उस हाथ से क्या है, वो उसको उठाएगा। समझ रहे हो। और भार को नीचे से जगह सूटकेस जैसी पकड़ में पकड़ना होता है, कुछ इस प्रकार से। सूटकेस को कैसे पकड़ते हैं भाई हम, मान लो ये सूटकेस है, ये रिमोट जो है ये सूटकेस है, मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे पकड़ूंगा, बिल्कुल देखो सीधा, सूटकेस को ऐसे पकड़ के तो ले जाते हैं, ऐसे पकड़ के ले जाते हैं, तो ऐसे पकड़ के मैं ले जा रहा हूँ। तो ऐसे ही बैठ जाना है आपको। उसके बाद उस भार को एकदम सीधा हाथ करके, सीधा हाथ करके कुछ इस प्रकार, देखो इस प्रकार से बैठ जाना है, सीधा हाथ करके, जैसे सूटकेस को पकड़ते हैं, बैठ गए। उसके बाद जो सूटकेस जैसे पकड़ के बाद, तो जो वहां का ऊपरी भाग है वो स्थिर रहे, कहने का मतलब है, अगर मान लो मैं यहाँ से कुछ उठा रहा हूँ, तो मेरा जो ये ऊपरी भाग है, ये मेरे इस पूरे हाथ का जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है, ये नहीं हिलाना है मुझे, मतलब कि ऐसे ये नहीं हिलाऊंगा मैं। हिलेगा कैसा, बस सिर्फ ये वाला हिस्सा हिलेगा, मेरे कोहनी का नीचे वाला हिस्सा हिलेगा, मतलब ये वाला यूं हिलेगा। कैसे, ये वाला हिस्सा, जैसे तुम डंबल अगर जिम वगैरह जाते हो तुम्हें पता होगा, जो डंबल कैसे उठाते हैं, यूं ही तो करते हैं। तो केवल ये वाला हिस्सा हिलना है। तो यही बोला है कि वहां का ऊपरी वाला भाग स्थिर रहे, केवल निचला भाग जो है वो क्या रहे, हिले। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, केवल निचला भाग जो है वो हिले, और बाह को ऊपर मोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाना है और हथेली की ओर ले जाना है, जैसे कोई इस प्रकार से यार, ठीक है, सिंपल सा है। ऐसे नीचे रखा है, फिर उसको ऐसे ऊपर ले गए, यूं था, फिर यूं लाए, फिर उसको ऐसे ले गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे नीचे करा। तो हिलना वैसे ही आपका ये वाला हिस्सा है, तो बाह को मोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाए, ताकि की हथेली ऊपर की ओर आ जाए। ठीक है ना, जो हथेली आपकी ये वाली, ये थोड़ी ऊपर की ओर आ जाए, और जब बाह अपनी पूरी सीमा तक ऊपर पहुंच जाए, मतलब कि यहाँ तक पहुंच जाए,
तो धीरे धीरे वापस उसको प्रारंभिक स्थिति में धीरे 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 उसको नीचे ले जाना है। ठीक है, यूं नहीं उठाना है, यूं नहीं उठाना है। समझ गए हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर जो पूरा हाथ है उसको फिर से सीधा कर लेना है, फिर आपको ऐसे मोड़ना है, फिर ऊपर आपको दोबारा करना है। और करना कब तक है, 30 सेकंड की ड्यूरेशन तक आपको करना है। जितनी बार बाहाँ मोड़ेगा वही उसका स्कोर हो जाएगा। जितनी बार 30 सेकंड में वो ऐसे बाहाँ पूरी मोड़ेगा, ठीक है, हाथों को मोड़ेगा, वही क्या हो जाएगा, उसका स्कोर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद है चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। इसमें भी है, ध्यान रखना एग्जाम में कई बार आता है। रिकवरी और जोन्स टेस्ट जो है एक बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का फिजिकल एजुकेशन के पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है। रिकली और जोन्स पे थोड़ा आंखों को ऐसे खोल कर देखना है और दिमाग को भी। तो उद्देश्य की बात करूं तो शरीर के निचले भाग की लचक के लिए, ठीक है, तो शरीर के निचले भाग की लचक के लिए जो है चेयर सीट एंड रीच टेस्ट करा जाता है। और उपकरण की बात करूं या सामग्री कौन सी चाहिए हमें, पैमाना स्केल चाहिए, यानी पैमाना यानी कि स्केल चाहिए। 44 सेंटीमीटर ऊंची कुर्सी हमें चाहिए, सीधी बैक वाली, कर्व बैक नहीं चाहिए, हमें सीधी बैक चाहिए, उस पर बंदा बैठेगा। चेयर सीट एंड रीच टेस्ट, चेयर की बात अगर तो चेयर चाहिए, ध्यान रखना। कुछ इस प्रकार से टेस्ट करा जाता है, चेयर सीट एंड रीच टेस्ट जो है इस प्रकार से करा जाता है। ठीक है, सीधे बैक वाली कुर्सी चाहिए। बंदा क्या करता है, आ, क्या करता है, किनारे पर बैठ जाएगा कुर्सी के, टच टच नहीं करना है पीछे बैग अपना, कुर्सी के किनारे पर बैठ जाना है, बिल्कुल बैठ जाना है। और एक पैर को बिल्कुल ऐसे, एक पैर से क्या करना है, 90 का एंगल बनाना है, बिल्कुल ऐसे घुटने का और पैर का जो है 90 का एंगल बनना चाहिए, बना दिया। और एक पैर उसका जो है सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल क्या एकदम सीधा रहना चाहिए, आप देख सकते हो इमेज में। और एक हाथ को ऐसे रखना है एक के ऊपर और उस पैर को टच करना है। अब मान लो कोई पैर को टच कर लेगा, कोई पैर के आगे हाथ ले जाएगा अपना ये वाला, और कोई पास तक पहुंच भी नहीं पाएगा, तो इसी को मेजर कर लेंगे, ये इसका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो कुर्सी को दीवार से सटा कर रख दो, मान लो यहाँ पर दीवार है, सटा दिया, ताकि प्रतिभागी सुरक्षित रहे, पता चल रहा है कि वो आगे ऐसे कर रहा है और कुर्सी उसके ऊपर ही गिर गई, होता है ना कई बार, तो इसलिए बोला गया दीवार से सटानी है ताकि बचा रहे बंदा। और प्रतिभागी जो है कुर्सी के किनारे पर बैठेगा, ताकि और एक पैर जो है फर्श पर सीधा होगा और दूसरा पैर आगे की ओर सीधा फैला हो। ठीक है ना, एक पैर जो फर्श पर सीधा रहेगा और एक पैर आगे की तरफ झुका हो। और पैर और टखने के बीच में 90 डिग्री का कोण मैंने बता दिया। ये जो पैर है और जो टखना है, ये मतलब पूरा ये, उसमें 90 डिग्री का कोण बना होना चाहिए। और दोनों हाथों को बीच वाली उंगलियों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दो। और प्रतिभागी जो है सांस लेते हुए झुके, ये सांस लेते हुए झुकेगा, सांस लेते हुए झुकना है और सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे झुकाएं। सांस लेना है और फिर सांस छोड़ते हुए आगे उसको झुकना है। और हाथों की उंगलियां पैर की उंगलियों को छुए, तो ये बताया था ना मैंने, हाथों की उंगलियां पैर की उंगलियों को छुएगी, या जितना संभव हो उतना पास जाना है। समझ रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, जहां तक वो पहुंच पा रहा है वहां पर उसको 2 सेकंड तक होल्ड करना है। कितना, 2 सेकंड तक होल्ड करना है। और एक बात ध्यान रखना कि घुटने आपके मुड़े नहीं, जो घुटने आप है वो घुटने आपके बिल्कुल मुड़ने नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो स्कोरिंग की बात करेंगे, तो पैरों की और जो हाथों की उंगली है, ये हाथों की उंगलियां हैं, और जो पैर की उंगली, उनके बीच की दूरी को मेजर करना है उस स्केल से। यदि उंगलियां जो हैं पैर की उंगलियों को छू लेती हैं तो स्कोर होगा भाई 0। ध्यान रखना यहाँ पर, अगर जो है वो टच कर देती है पैर की उंगली को तो 0 होगा। 2 सेकंड तक टच करना है, ये नहीं कि हटा के हटा तुरंत हटा दिया, 2 सेकंड तक रोकना है, स्कोर 0। अगर उंगलियां जो है पैरों के आगे जा रही हैं, पैरों की उंगलियों के आगे जा रही है, तो स्कोर क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, वो स्केल से मेजर कर लेंगे, है ना। और यदि उंगलियों से पीछे रह जाता, जैसे इस इमेज में दिखाया भी गया है, ये क्या उंगलियां यहाँ पर पीछे ही रह गई हैं इस पैरों की उंगलियों से, तो यहाँ पर जो स्कोर है वो नेगेटिव रहेगा। स्कोर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगले टेस्ट की बात करूं जो कि है बैक स्क्रैच टेस्ट। क्या है, बैक स्क्रैच टेस्ट। यहाँ अब इसको क्यों करा जाता है, ताकि ऊपरी भाग जो कंधे हैं उनकी लचक का मापन करने के लिए, मतलब शरीर के ऊपरी भाग की लचक कैसी है। अब इसको देखो ऐसा करा जाता है, तो यहाँ पर ये बंदा जब ही कर पाएगा जब उसकी इस वाले हिस्से की यानी कंधों की लचक बहुत तगड़ी होगी। ठीक है ना, यहाँ बंदा नहीं है भाई, ध्यान रखना, यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं। ठीक है, बुजुर्ग है भाई, कोई जवान नहीं है।
तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, पता चल रहा है यूं कर रहे हैं और हड्डी यहाँ से एकदम बोल गई। तो प्रक्रिया क्या है भाई, देखो इस प्रकार से यहाँ पे लिख भी दिया मैंने। तो विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या लो या परीक्षार्थी क्या लो यार, ठीक है। विद्यार्थी थोड़ा गलत वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। परीक्षार्थी जो प्रतिभागी है वो क्या करता है, एक हाथ को सिर के पीछे से ले जाता है, दूसरा हाथ जो है नीचे से पीठ के ऊपर की ओर ले जाता है। एक हाथ यहाँ से ले जा रहा है और एक पीठ के नीचे से ले जा रहा है, ठीक है। और दोनों हाथ की जो मध्य की उंगलियां हैं उनको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो एक आप ऊपर साइड से ले जा रहे हो और एक आप नीचे साइड से ले जा रहे हो, पीठ के नीचे से। और ध्यान रखना, एक अगर हाथ ऐसा है तो दूसरा ऐसा रहेगा। अगर एक हाथ ऐसा है तो एक हाथ उसका ऐसा रहेगा। करके दिखाता हूँ ना अगर हो जाए तो। अरे भाई टिक जा पेन। देखो ठीक है, अगर ये जो है देखो, अगर मेरा हाथ ऐसा है ये, तो एक हाथ मेरा देखो ये वाला ऐसा है, तो ये वाला हाथ यूं रहना चाहिए मेरा, ठीक है ना। मैंने मिला लिया है तो ऐसे रहना चाहिए। ये वाला ऐसा है तो दूसरा वाला मेरा ये साइड ये ऐसा दिखना चाहिए। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर वो कितना मिला पा रही है उंगली को, वहीं उसका जो है स्कोर देखा जाएगा। यदि उंगलियां सिर्फ छूती हैं तो वही स्कोर 0 हो जाता है। और यदि उंगलियां, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, मतलब ऐसे कर जाती हैं, तो पॉजिटिव स्कोर होगा। यदि उंगलियों के बीच की दूरी रह जाती है, दूरियां फिर कायम रहती हैं, तो नेगेटिव माना जाता है। और ये परीक्षण बेसिकली 2 बार किया जाता है, मतलब 2 ट्रायल मिलते हैं, जो सा बेस्ट होगा वही उसका स्कोर मान लिया जाएगा। ध्यान रखना 2 बार करा जाता है, जो सा बेस्ट होगा उसको स्कोर मान लिया जाता है। तो उससे उसके ऊपर की लचक मान ली जाती है कि बढ़िया है बेकार है। अगला जो टेस्ट है वो है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। क्या है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट? यहाँ पर क्या है, चलते समय गति, फुर्ती और संतुलन का मूल्यांकन करा जाता है बुजुर्ग के लिए। उसकी गति, चलते समय गति क्या है, उसकी क्षमता क्या गति की, फुर्ती और संतुलन का मूल्यांकन करने के लिए बेसिकली 8 फुट अप एंड गो टेस्ट करा जाता है। उपकरण क्या चाहिए, एक सीधी बैक वाली कुर्सी चाहिए, लगभग 44 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, एक विराम घड़ी चाहिए, एक कोन चाहिए, एक मेजरिंग टेप चाहिए और एक समतल क्षेत्र चाहिए। चले आगे। तो कैसे करना होता है देखो, एक जो बुजुर्ग है वो यहाँ पर बैठ जाएगा, चेयर पर बैठ गया, बैठ गया। जैसे ही कमांड मिलेगी वो यहाँ पर जो कौन रखा हुआ है वहां तक आएगा, वहां तक आएगा और फिर वापस उस कुर्सी पर जाके बैठ जाएगा। यही क्या होता है, इसकी प्रक्रिया होती है। तो कुर्सी को दीवार से हटाकर रखें, कुर्सी को, कुर्सी के आगे जो है 8 फुट की दूरी होनी चाहिए। जो कौन रखा हुआ है इसके बीच की दूरी कितनी है, वो 8 फुट की है। कितनी है, 8 फुट की दूरी है। वहां पर एक कोण रख देना है और प्रतिभागी जो कुर्सी पर सीधा बैठा हो यह ध्यान रखना है। और पैर जो है फर्श पर सपाट और हाथ जो है घुटनों पर होने चाहिए। मतलब कि बैठेगा जब सीधा होना चाहिए, और जो हाथ है ये कहाँ होने चाहिए, मैं भी तो खड़ा हूँ यार कैसे होगा, घुटने पर होना चाहिए, ठीक है। जो हाथ है घुटनों पर होना चाहिए और झुकना नहीं है, बिल्कुल भी सीधा सीधा रहना है। कमर सीधी रहेगी और हाथ घुटनों पर होंगे ये वाले। और उसके और जैसे ही कमांड मिलती है, संकेत मिलता है, वैसे ही प्रतिभागी जो है वो तेजी से उठकर कोन तक चलता है या दौड़ता है, वो उसकी इच्छा है। और कोन को पार करके कुछ इस प्रकार से, कोन को पार करके जो है वापस कुर्सी पर बैठ जाता है और समय नोट कर लिया जाता है कितना समय लगा बंदे को। और प्रतिभागी को 2 ट्रायल मिलते हैं, जो बेस्ट होता है वो मान लिया जाता है। तो इसको पूरा करने में जितना समय लगता है वही उसका स्कोर दर्ज कर लिया जाता है। समझ रहे हो। उसके बाद जो अगला टेस्ट है वो है 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट। नाम से पता चल रहा है भाई चलना है। 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट। उद्देश्य क्या है, एरोबिक सहन क्षमता का मूल्यांकन करना है। एरोबिक पीछे बता चुका हूँ मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर हमें उपकरण क्या चाहिए, एक हमें चाहिए भाई समतल स्थल, मतलब एक क्षेत्र चाहिए, ध्यान रखना है। और मापने का फीता चाहिए और विराम घड़ी हमें चाहिए रोकने के लिए टाइम को। तो पहले आप देखो ये होता क्या है। तो ऐसा में कुछ एरिया चाहिए, ऐसा में कुछ एरिया चाहिए जो कि कैसा होता है, लगभग आपका जो एरिया होता है वो देखो यहाँ से यहाँ तक 45 यार्ड्स है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 45 तक है। और उसके बाद यहाँ पर कितना है, 5 यार्ड्स होगा यहाँ से यहाँ तक। तो 45 इंटू 5 यार्ड्स का जो हो गया ये एरिया हो गया। तो ऐसा में एक एरिया चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे तो यहाँ पर बंदे को दौड़, देखो यहाँ पर एरो दिखा रहा है, तो ऐसे स्टार्ट करता है बंदा पूरा
चलता है, ऐसे जो यहाँ पर वो इस ट्रैक को कंप्लीट करता है पैदल चलकर, वॉकिंग टेस्ट है। तो चलने के लिए एक दूरी या मार्ग को लगभग 45 से 12 मीटर में चिन्हित किया जाता है। कितना? 45 से 12 मीटर में चिन्हित किया जाता है। मतलब कि जो ये दूरी है, अरे कहाँ गया यार, ये रहा। ठीक है, 45 से 12 मीटर की ये दूरी चाहिए होती, जो ये दिखा रहा वही ये मेजरमेंट है ये। ठीक है, और आगे चलो। रास्ते में नियत अंतरालों पर क्या रखे जाते हैं? कौन रखे जाते हैं ताकि दूरी स्पष्ट रूप से दिखाई जाए। ठीक है, क्या रखे जाते हैं? कौन रखे जाते हैं। देखो यहाँ पर एक कौन रखा हुआ, यहाँ पर एक कौन रखा हुआ है, यहाँ पर एक कौन रखा हुआ है, यहाँ पर एक कौन रखा हुआ है, यहाँ पर एक कौन रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? ताकि पता चल जाए कि उसने इतनी दूरी कवर कर ली है ना। तो परीक्षार्थी को 6 मिनट का टाइम मिलता है। जितनी दूरी वो तय कर लेगा इस पूरे एरिया में, वो इसका स्कोर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। दो, उसको प्रैक्टिस ट्रायल मिलता है, मतलब कि पहले वो प्रैक्टिस कर सकता है, फिर वो एक्चुअल में टेस्ट दे सकता है। तो परीक्षार्थी अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी रुक सकता है, चल सकता है, वो उसकी इच्छा है। परंतु जितनी दूरी वो तय करता है वही उसका स्कोर माना जाता है। ध्यान रखना, रुक गया भाई, उसका स्कोर उतना ही हो जाएगा। ये मैंने दिखा दिया है। लास्ट टॉपिक पे आ जाओ, जो कि अगला टेस्ट है। क्या है? जॉनसन मैथनी मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट, एडुकेबिलिटी का परीक्षण। ध्यान रखना है, क्या है? एडुकेबिलिटी का परीक्षण। नया टॉपिक है ये, पिछले साल भी था और आ सकता है एग्जाम में। बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब समझ आ जाएगा आपको इतना कि कर लोगे एग्जाम में। ठीक है ना। तो जॉनसन मैथनी टेस्ट जो है, जॉनसन मैथनी टेस्ट बैटरी जॉनसन एडुकेबिलिटी टेस्ट, बात ये की है। तो इसका संशोधित संस्करण है। ठीक है ना। तो जॉनसन मैथनी टेस्ट जो है, ये बैटरी जॉनसन एडुकेबिलिटी टेस्ट, इसका संशोधित रूप है, जो मेरा नाम है आपको बता रहा हूँ मैं। जिसे क्या है 1932 में विकसित करा गया इस टेस्ट को जॉनसन मैथनी मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट परीक्षण, जिसमें पहले क्या 10 आइटम थे। जैसे 4 दिख रहे हैं, ऐसे कितने थे? ये टोटल 10 थे, 10 थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर एक कम हो गए, 4 कर दिए। तो 1938 में मैथनी ने क्या करा? इस परीक्षण का अध्ययन किया और 6 वस्तुओं को हटा दिए, 6 आइटम्स को हटा दिया। और जॉनसन मैथनी मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट बैटरी में अब 4 मोटर स्टंट दिए गए, जिससे कि उसकी मोटर स्किल्स की जांच हो पाए। मोटर स्किल्स क्या होती है भाई? है आपका चलना, दौड़ना, कूदना, ये सबकी मोटर स्किल्स होती है। तो मोटर स्टंट दिए गए 4। एक है फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न और जंपिंग फुल टर्न। तो एक बार इनको देख लो। ये भाई फ्रंट रोल। मत कई बार बचपन में तुमने देखा है, बेड पर तुम क्या करते थे भाई? आगे से गुलाटी मारते थे, आगे साइड से। कैसे? आगे की साइड से, बैक की साइड से थोड़ी मारोगे। बचपन में होता तो होता ही नहीं था, तो ये बैक हो जाएगा। लेकिन हम आगे से क्या करते थे? ऐसे पलटियां मारते थे। तो इसको बोलते हैं फ्रंट रोल। ध्यान रखना, देखो आप इमेज में देख भी सकते हो। और बैक रोल क्या है? जैसे मैं आगे से कर रहा हूँ, यही अगर मैं ऐसे करूँ, यहाँ से गुलाटी ऐसे मारूं, तो ये मेरा हो जाएगा बैक रोल। ध्यान रखना है। और ऐसे ही ये जंपिंग हॉफ टर्न क्या होता है? इस प्रकार की मुद्रा आपको लेनी है, इस प्रकार की मुद्रा आपको लेनी है, देखो इस प्रकार की। और ऐसे करके, भाई मेरे से तो होगा नहीं, ध्यान रखना है। ऐसे पकड़ना है आपको हाथ, और ऐसे आपको पूरा टर्न लेना है, उड़ता हुआ थोड़ा सा। और कहाँ तक पहुंचना है? एंड तक पहुंचना है, सब में ही एंड तक पहुंचना है, सब में एंड तक आपको पहुंचना है। ये टेस्ट ऐसे ही होता है। और लास्ट आपका बच गया जंपिंग फुल टर्न। तो इस प्रकार से आपको लेना है और आपको ऐसे जंप जंप करते हुए जो है लास्ट तक पहुंचना है। तो जंपिंग फुल टर्न, जंपिंग हाफ टर्न, बैक रोल, फ्रंट रोल, ये 4 जिससे मोटर स्टंट एडुकेबिलिटी टेस्ट है, जिससे मोटर स्किल की जांच हो सकती है। आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया? तो ये आपका बेसिकली क्या है? टेस्ट है, जो कि जॉनसन मैथनी ने दिया है। आ सकता है 3 मार्क्स में, पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर जो आपका चैप्टर फिनिश होता है, अब आपको समझ आया होगा, कुछ डाउट नहीं रहा होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।